हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है यूपीएससी 2026 का। अब आपकी तैयारी भी बेहतरीन होती जा रही होगी। तो एनवायरनमेंट का जो भी करंट अफेयर्स है उसके ऊपर हमें बात करनी है। एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को हमें कंप्लीट करना है, जिसके फेज़ में आपकी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। और पहली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था आपका वो प्लेसेस जहां पर आप ये कह सकते थे कि भाई ये इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो आज की क्लास में भी हम उसी को और आगे बढ़ाएंगे और इंडिया के दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेस पढ़ेंगे। तो ये आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा और आज हम पूरे इंडिया की प्लेसेस कंप्लीट कर देंगे उन सारी चीज़ों को याद करते हुए। तो सबसे पहली जो प्लेस है उसका नाम है सिलकियारा सुरंग। अब ये सुरंग इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों आई उसका एक बेसिक पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद लिखवा भी दूंगा। सिलकियारा सुरंग पहली चीज़ तो उत्तराखंड में पड़ती है। काफ़ी चर्चा में इसलिए भी रही क्योंकि वहाँ पर जब उसका उत्खनन कार्य चल रहा था तो काफ़ी वहाँ पे भूस्खलन हो गया, सारी चीज़ें वहाँ दिखाई दी, उसके बाद वर्कर्स फंस गए, वो सब कुछ। तो वहाँ से सिलकियारा सुरंग चर्चा में आ गई। अब सिलकियारा सुरंग आपकी कहाँ पड़ती है, एक सवाल तो ये हुआ। सिलकियारा सुरंग में क्यों न्यूज़ में आया ये कोई नहीं पूछेगा। कहाँ पड़ती है, किस वजह से ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। तो यहाँ पे जो सिलकियारा सुरंग है उसको की पॉइंट में ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड के अंदर जो उत्तरकाशी वाला एरिया है ये वहाँ पे दिखाई देती है। कोलैप्स कर गई थी, एकदम टूट गई थी, वो खराब हो गई थी। उसमें जितने भी वर्कर्स थे वो वहाँ पे फंस गए थे, बाद में उन्हें निकाला गया। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई अप्रोक्स 4.5 किलोमीटर्स के करीब है। इसका मेन पर्पस क्या है, बात यहां पे आती है। तो मेन पर्पस है इसका, जो आपकी चार धाम परियोजना है, जो आपकी चार धाम परियोजना दिखाई देती है, उसको पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए इसको यहां पे स्टार्ट किया गया। अब इसके अंतर्गत आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपका सिलकियारा और एक आपका प्लेस है डडाल गांव। तो यहां पर ये दोनों प्लेसेस आपको ध्यान रखनी है, डडाल गांव और सिलकियारा। दूसरा यहां पे एक और बात याद रखनी है कि जब आप इस पूरे एरिया की बात करते हैं तो यहां के नॉर्थ और साउथ पॉइंट भी याद रखने हैं और उनका नाम आपको क्या याद रखना है। नॉर्थ पे तो यमुनोत्री दिखाई देता है और साउथ में जब आप बात करते हैं तो उसका नाम है धरासू। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। दूसरा, चार धाम जो महामार्ग विकास परियोजना है वो कौन कौन से एरिया को जोड़ता है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो आपके चार एरियाज को, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो इन सब को याद रखिएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और आपका बद्रीनाथ, तो ये चारों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसका जो डाटा है वो आपके लिए यहां पे है कि भाई यात्रा को जो समय लगता था उस समय को आप कम करने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरी सुरंग को स्टार्ट किया गया। और इसकी अप्रोक्स लंबाई कितनी बताई जा रही है, 4.5 किलोमीटर्स बताई जा रही है, इसको याद रखिएगा। यमुनोत्री से पूरा का पूरा धरासू एरिया जोड़ता है और चारधाम महामार्ग विकास परियोजना जो कि आपकी दिखती है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनके बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करने की बात यहां पे कही गई है। क्लियर हुआ ये बात। चलिए, इसके बाद अगली एक प्लेस है जो कि एक नदी की वजह से चर्चा में आ गई और उस नदी का नाम है सुवर्णसिरी नदी। अब सुवर्णसिरी नदी को भी पढ़ लेते हैं, उसकी वजह से उस एरिया को भी पढ़ लेते हैं जहां पे वो आती है, क्योंकि जब आप सुवर्णसिरी नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र अपने आप चर्चा में आ जाती है। ब्रह्मपुत्र का आपको ड्रेनेज सिस्टम पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र का एरिया पता होना चाहिए। तो यहां पर ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं। तो हेडलाइन डालिएगा सुवर्णसिरी रिवर, और उसी के एरिया में आप यहां पे देखिए, जब आप यहां ब्रह्मपुत्र वाला जो ये यार्लुंग शांगपो नदी दिखाई दे रही है,
तो यहां से जब आप आएंगे तो ये आपको नदी दिखाई देगी, कौन सी? सुवर्णश्री। तो ये एरिया आपका चर्चा में आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश वाला। तो ये कहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है? अरुणाचल प्रदेश। इसको आप ध्यान से समझते हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इसके सारे पॉइंट समझते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली सुवर्णश्री नदी पर एक स्थित जल विद्युत परियोजना है, वो भूस्खलन की चपेट में आ गया। अब यहां से एक और चीज समझनी है कि सुवर्णश्री किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। कहां पे बहती है? अरुणाचल प्रदेश में बहती है। स्टेट समझ में आ गया, किसकी नदी की सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। क्या यहां पे न्यूज में आया है कि जल विद्युत परियोजना थी वो बह गई है, और क्योंकि आपको पता है भूस्खलन बहुत ज्यादा हुआ इस बार वहां पे, तो आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से ये नदी बहुत ज्यादा चर्चा में रही, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सुवर्णश्री नदी, जिसका मतलब क्या होता है? स्वर्ण नदी। क्या मतलब है भाई? स्वर्ण नदी। और ये ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। जब आप ब्रह्मपुत्र का डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आती है, और बाद में आपकी गंगा में मिलके, मतलब पद्मा में मिलकर ये मेघना के नाम से आगे बढ़ी जाती है और चीजें डेल्टा बनाती है आपका सुंदरबन का। यहां आपकी जब ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, और इसमें एक नदी आती है इस डायरेक्शन से, मतलब दाईं साइड से, तो ये दाईं तरफ से आपकी मिलने वाली नदी है कौन सी? सुवर्णश्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बती हिमालय से निकलकर यह अरुणाचल प्रदेश की मिरी हिल्स के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब आपको यह भी बता दिया गया यहां पर कि ये कहां से निकलती है? ये आपके तिब्बत हिमालय से निकलती है। और जब आप मिरी हिल्स की बात करते हैं, जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहां पे कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखाई देगा, और यहां मिरी है, तो इसी एरिया से निकलकर ये इसमें मिल जाती है। दूसरा यह असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जहां पे आपको मांजुली द्वीप समूह दिखाई देता है। कल ही मैंने आपको मांजुली के बारे में बताया था, और यह बताया था कि भूस्खलन की वजह से यह भी क्या हो रहा है? कट रहा है। तो जब आपके सुवर्णश्री में इतना ज्यादा बाढ़ आ रहा है कि वहां के प्रोजेक्ट्स बह जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी कटेगा ही कटेगा। तो जब आप देखेंगे कि मैंने अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करके क्या किया, ये यहां पे मिलाई, तो ये कहां पे मिलती है? असम में मिलती है, क्योंकि जस्ट उसके नीचे कौन सा राज्य है? आपका असम दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला एक और नदी है जिसका जिक्र इस साल बहुत रहा, उसका नाम है सूका पाइका नदी। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने आज पहली बार सुना है, बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा सूका पाइका रिवर। तो हेडलाइन डालिए, सूका पाइका रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, सूका पाइका रिवर। अब बहुत सारे लोगों को ये नदी शायद पता भी हो, और शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो। तो आपको यहां पे कुछ मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको कुछ शहर दिखाई दे रहे होंगे। भुवनेश्वर हुआ, आपका कटक हुआ, आपका कोणार्क हुआ, आपका पुरी हुआ। इसका मतलब आपको राज्य पता चल गया, उड़ीसा। अब जब आप उड़ीसा की बात करते हैं तो नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां की महानदी। तो ये याद रखिएगा कि ये नदी आपकी जो सूका पाइका है वो किसकी सपोर्टिव है? आपकी महानदी की सहायक नदी है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ डाटा पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर यह महानदी की एक सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरी है। और दूसरी चीज, जिसका पुनरुद्धार उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जाएगा, मतलब सूका पाइका का रिफॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से वो क्या आ गई है? चर्चा में आ गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वाई इन न्यूज, तो सूका पाइका का उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिफॉर्मेशन कर रही है। क्या कर रही है? रिफॉर्मेशन कर रही है, पुनरुद्धार कर रही है। आपने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में सुना होगा,
उनके द्वारा सुकापाइका को मृत नदी घोषित कर दिया गया था। तो इस वजह से एनजीटी के द्वारा यहां पर बात ध्यान रखनी है कि सुकापाइका को डेड रिवर घोषित कर दिया गया था। इसी वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से काम करना शुरू किया है इस पे, और इस पर वर्क करते हुए अब आपको सरकार दिख जाएगी। दूसरा, 1950 के दशक में तटबंधों, हीराकुंड बांध और नारज बैच के निर्माण के कारण ये पूरी की पूरी नदी क्या हो गई थी, सूख गई थी, वहां से सूखा पड़ना शुरू हो गया था। इसके सूखने की शुरुआत जब हुई तो उसके 70 साल के बाद जब एनजीटी ने इसके ऊपर पूरा का पूरा आदेश इंप्लीमेंट किए, आदेश दिए, तो सरकार यहां पे मजबूर हो गई कि भाई चलो अब इसे दोबारा से जिंदा कर देते हैं, दोबारा से इस पर काम करते हैं। तो अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको पुनर्जीवित करने की योजना बना ली है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सुकापाइका रिवर है वो किस नदी की सहायक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपकी महानदी। उसके साथ रिलेट करके आपको पूरा का पूरा न्यूज़ समझ में आ गई होगी। अब ये वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ की एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इस एरिया में देखेंगे और यहाँ पे महानदी का पूरा मसला देख रहे होंगे आप, तो यहीं पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये भाई ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम आपका बनता है इस तरीके से। जब आपने ज्योग्राफी में से पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये सारी की सारी रिवर्स किसका हिस्सा है, आपके महानदी के ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। और ये सारी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई दया कहाँ से आती है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो ये बातें आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है और इस एरिया का ध्यान रखना है कि भाई इस जोन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपना बनाती है। आगे बढ़ते हैं, एक लेक के बारे में पढ़ते हैं और उस लेक का चर्चा इस बार बहुत हुआ है। उसका नाम है दक्षिण लोहनाक झील। कौन सी है भाई? दक्षिण लोहनाक झील, साउथ लोहनाक लेक। समझ में आ रहा है? साउथ लोहनाक लेक। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे एक मैप दिखाई दे रहा होगा, आपको वहां से उसकी लोकेशन समझ में आएगी। अगर ये मैप आपने देख रखा होगा तब, तो वो राज्य कौन सा है जहां पे ये आती है? वो है आपका सिक्किम। वो कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम के अंदर ये झील आती है और सिक्किम में जब आप इस झील के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत बार आपको बाढ़ का जो मसला है वो दिखाई देगा। तो इस बार भी बाढ़ की वजह से ही ये चर्चा में रही, इस बार भी यहाँ पे बाढ़ की ही वजह से न्यूज़ में दिखाई दी। तो वाई ए न्यूज़ ड्यू टू बाढ़, यहाँ पे हिम नदी विस्फोट के कारण बाढ़ आ गई, तो उसकी वजह से भारी तबाही हुई। तो आपके लिए यहाँ पे ये झील इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे क्यों बाढ़ आई? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ा, हिमनद पिघले, तो वहाँ से पानी का पूरा एरिया, कैपेसिटी वहाँ की उतनी है नहीं, पानी बढ़ गया और वहाँ पे पूरा भूमि का अपरदन हो गया। भूमि का अपरदन हुआ वहाँ पे, परिणाम स्वरूप वहाँ का जल स्तर बढ़ता हुआ इतना बढ़ गया कि वहाँ आपको बाढ़ दिख गई। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से आपको, जैसे मैंने यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर पढ़ाया था, गंगोत्री ग्लेशियर कल की क्लास में भी पढ़ाया था मैंने, कि वहाँ पे पिघला और वहाँ पे भी पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई। इसी वजह से पूरा एरिया बाढ़ से पूरा ग्रसित हो गया। वही सेम चीज़ सिक्किम में दिखाई दी। दक्षिण जो लोहनाक झील है वो बहुत सारा एरिया कवर कर लेती है, तो इस वजह से यहाँ पर भी ये पूरा चिंता का सबब बन गया। अब आपने सिक्किम में एक रिवर और पढ़ी होगी जिसका नाम है तिस्ता रिवर। जब आप तिस्ता की बात करते हैं तो तिस्ता नदी भी आपके सिक्किम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बाढ़ के कारण तिस्ता नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसमें दरार आ गई और उसका नाम क्या है? चुंगथांग जल परियोजना चल रही है, चुंगथांग बांध। इसमें दरार आ गई है इस झील के पानी की वजह से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपसे चुंगथांग जल बांध भी पूछा जा सकता है,
तिस्ता रिवर भी कनेक्ट होती है, वो भी पूछा जा सकता है। ये सारी की सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है आपका एक क्रिएटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कावाहा इजेन क्रिएटर। कावाहा इजेन क्रिएटर, क्लियर है ये बात? लिखिए कावाहा इजेन क्रिएटर। अब यहां से समझिए, जो कावाहा इजेन क्रिएटर है वो एक झील के रूप में दिखाई देता है, ज्वालामुखी मूल है उसका, और ये दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, दुनिया का सबसे बड़ी अम्लीय झीलों में से एक है, सबसे बड़ी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अम्लीय झीलों में से एक दिखाई देती है कहां पे? ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि भाई आपको लोकेशन दे देगा, तो ये पूर्वी जावा इंडोनेशिया में स्थित है। यहां पर सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो पीएच मान है वो 0.5 से भी कम है। आप समझ रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों यहां पे इतनी मात्रा में है कि इसका पीएच जो स्केल है वो पीएच स्केल अप्रोक्स 0.5 है। तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है, चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यह यूनेस्को का एक वैश्विक भूपार्क है जिसमें अद्वितीय जैविक, सांस्कृतिक एवं जो भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं उनको लेकर यूनेस्को इस पे बहुत काम कर रही है। और चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि इस क्षेत्र में सल्फर खनन के लिए पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, सल्फर खनन इंडोनेशिया के कहां पे हो रहा है? आपको कावाहा इजेन क्रेटर लेक में हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो यहां से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगला चलते हैं। अगला है आपका गेवरा खदान। कौन सा है भाई? गेवरा खदान। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने केजीएफ आई थी तो केजीएफ से क्वेश्चन आ गया था। तो यहां पर आपका एक जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ में, कोरबा। छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्लेस पड़ती है कोरबा, और कोरबा में एक पूरी की पूरी खदान है जिसका नाम है गेवरा। कोरबा के अंदर कौन सी है? गेवरा। तो आपने एरिया पता कर लिया, आपने उस एरिया के अंदर स्टेट में जब आप फिक्स कर लेंगे एरिया तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है और शायद बहुत जल्द ये नंबर 1 पे भी आ जाएगी। एशिया के अंदर में भी ये बहुत जल्दी पहले नंबर पे आ जाए, फर्स्ट पे आ जाए। तो ये टेंटेटिव बता रहा हूं अभी तो, लेकिन बहुत जल्दी ये डाटा बदल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किस मामले में? कोयले के मामले में। तो ये कोयला खदान है आपकी, समझ में आ रहा है? कोयला खदान है और इसका संचालन साउथ ईस्टर्न जो कोल फील्ड्स लिमिटेड है उसके द्वारा किया जाता है। ध्यान याद रखेंगे, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, इसके द्वारा खदान कार्य यहां का होता है। क्लियर? तो ये खदान अप्रोक्स बहुत सारा कोयला तो इंडिया को देता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी जो माइनिंग यहाँ पे है वो रिपर माइनिंग का उपयोग करके वहाँ पे की जाती है। सरफेस माइनिंग भी होती है वहाँ पे, है ना? तो वो चीज़ें याद रखिएगा। तो मैं यहाँ से की पॉइंट आपको समझा देता हूँ। एक की पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये छत्तीसगढ़ में है और कोरबा स्थित गेवरा खदान एशिया की अब बनने वाली है, इसीलिए न्यूज़ में है। ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रहा था ये कि भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब यहाँ की जो पर्यावरण है उस पर नुकसान होगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों को, टिकाऊ प्रथाओं को और स्थायी समुदायों को रोजगार देना, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा काम बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज हमने इंडिया की सारी प्लेसेस ख़त्म कर ली हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि भाई जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी चर्चा में रही हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।